एलिजाबेथन एज के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर विलियम शेक्सपियर को हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। नेट जेआरएफ के साथ साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें शेक्सपियर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत इजी फैक्ट्स हैं वो नेट जेआरएफ में तो डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनमें काफी आते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चंस एक बार देखें। क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली पूछे हुए हैं कि शेक्सपियर वाज बोर्न इन, कि शेक्सपियर जो है ना, मतलब उनके जन्म का साल पूछ लिया है ना। तो जन्म का साल पूछ लिया, शेक्सपियर वाज बोर्न एट, जन्म का स्थान पूछ लिया कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। फिर स्ट्रेटफोर्ड जो है, जो उनका जन्म स्थान है, वो किस काउंटी में है, यहाँ तक पूछा हुआ है, मतलब वो किस राज्य में है। तो ये वहाँ के राज्य हैं, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये है। ये भी पूछा हुआ है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन नेट जेआरएफ में ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांस होते हैं, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आपका तो ये सरल फैक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। विलियम शेक्सपियर के माता पिता का नाम पूछा हुआ है ना। एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर, शादी की एज पूछी हुई है, क्योंकि इनके शादी से रिलेटेड कुछ इस टाइप का इश्यू था कि जिस जिन मैम से इन्होंने शादी की थी तो उनकी एज इनसे ज्यादा थी, है ना। तो ये भी पूछा हुआ है। और फिर डेथ कब हुई, क्योंकि डेथ और बर्थडे, इनका डेथ डे और बर्थडे एक ही माना जाता है ना, मतलब सेम डेट सेम थी, ईयर्स डिफरेंट थे, है ना। व्हाट वाज द हाउस ऑफ शेक्सपियर, स्ट्रेटफोर्ड में जिन्होंने घर बनाया उसका क्या नाम रखा था, ये भी पूछा हुआ है। इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, ये मानते हैं कि जब ये मतलब लंदन आते हैं अपने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ के, तो उसमें एक ये कारण था कि इन्होंने एक वहाँ जो जमींदार होता है उसके पार्क से कौन डियर की पोचिंग कर ली थी, चुरा लिया था उसको, है ना? उस जमींदार का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ टीजीटी में। और फिर ये पूछा और टीजीटी में कि उनका जो टॉम्ब है उस पे क्या लिखा हुआ है ना, ये जो पंक्तियां है ना, ये कहाँ लिखी हुई थी। तो उन्होंने अपनी मतलब मरने से पहले अपनी कब्र पे, कब्र के लिए पंक्ति लिख के रख दी थी, उस पे ये लिख देना कि कोई मेरी हड्डियों को या उसको, डस्ट को वहां से हटाए ना। वो अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इनमें से चारों में से कौन पहले पैदा हुआ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो उसमें भी आ जाते हैं, मतलब क्रोनोलॉजी के, तो नेट जेआरएफ वालों को भी सबको पता होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू द, उनके एज का नाम, कि कौन से एज से वो बिलोंग करते हैं। तो ये सारे एज वगैरह ये तो सबको लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स उनको पता ही होता है। शेक्सपियर इज ए रिनाइसे प्ले राइट, ठीक है, तो ये एक रिनाइसे प्ले राइट है, और मतलब इसके रिनाइसे के टाइम के ये नाटककार हैं। फिर ये डायरेक्ट पूछा उनकी लाइफ से कि किसको बार्ड ऑफ एवन कहते हैं, क्योंकि एवन जो है ना, जैसे नदी का नाम होता है जिसके किनारे इनका शहर होता है स्ट्रेटफोर्ड, और बार्ड बोलते थे पुरानी भाषा में कवि को। तो ये इजी फैक्ट्स जो उनकी लाइफ से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में डायरेक्टली नहीं आते। लेकिन अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है तो ये जो फैक्ट्स हैं जो उनके जीवन से रिलेटेड हैं ये पता होना चाहिए। तो ये था विलियम शेक्सपियर के जीवन से रिलेटेड। तो स्ट्रैटफोर्ड में उनका जन्म हुआ था, जो कि वारविकशायर में था। इनका जो बैप्टाइज्ड बपतिस्मा बोलते हैं, जिसमें मतलब जो ईसाई जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी में मतलब जन्म के कुछ ही दिन के अंदर ये बपतिस्मा होता है, जिसमें मतलब जो पादरी आदि होते हैं वो उसको एक ईसाई नाम देते हैं और बच्चे का शुद्धिकरण करते हैं कि पिछले जो उसके पाप हैं जो वो अब समाप्त हो चुके हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो ये इनका 26 अप्रैल को हुआ था होली ट्रिनिटी चर्च में, और इसी चर्च के यार्ड में ही इनका मतलब इसी चर्च के परिसर में ही इनको दफनाया गया था, है ना। और
तो 23 अप्रैल इनका क्यों जन्म मान लेते हैं कि जन्म का तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन चर्च के रिकॉर्ड में इनके बपतिस्मा का मिलता है, तो इसलिए इनका जन्म माना जाता है। तो जन्म का साल और तारीख ये दोनों पता हो अगर आपने मतलब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैरी जेनी हैथवे ऑफ शॉर्टरी, मैरी जेनी मैरी शादी की थी एनी हैथवे से, बच्ची हुई उसका ये नाम था, है ना। फिर उसके बाद में ये दो ट्विंस हुए, सबसे पहले एक बेटी होती है फिर ये ट्विंस होते हैं ना। और फिर ये 1587 में कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं और ज्वाइन करते हैं बरबैस कंपनी को। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना। बरबैस कंपनी को ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जो नाटककारों की कंपनी थी। और फिर ये 1597 में घर खरीदते हैं। तो इस टाइप के ये फैक्ट्स हैं इससे पैसे कमा के। और कुछ जो बीच के फैक्ट्स हैं वो हम अभी और देखेंगे। तो इनका घर कहाँ था, वो यहाँ था, है ना, ये सब हम देख चुके। फिर इनके पिता का नाम क्या था, जॉन शेक्सपियर, क्योंकि पिता पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ये एक व्यापारी थे स्निटरफील्ड के। और माँ का नाम था मैरी आर्डन, है ना। और वो एक धनी घर की महिला थी, ओल्ड प्रॉस्परस वारविकशायर, जो इनकी काउंटी का नाम है, मतलब जो इनके राज्य का नाम है वो ये है। और विलियम इनका तीसरा बच्चा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी टीजीटी पीजीटी और एग्जाम्स में आते हैं। तो इन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं गए, जैसे उस समय के यूनिवर्सिटी वेट्स, यूनिवर्सिटी के ये विद्वान मार्लो ग्रीन वगैरह ये जाते हैं। और स्कूलिंग इनकी कहाँ पे हुई, द फ्री ग्रामर स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड, और स्कूल का नाम था किंग्स न्यू स्कूल। तो इसमें केवल ग्रामर पढ़ाया जाता था। और इसीलिए बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा, क्योंकि ग्रामर स्कूलों में क्या पढ़ाते थे उस समय पे, लैटिन और ग्रीक, क्योंकि इसको बहुत थोड़ी लैटिन आती थी और उससे भी कम ग्रीक आती थी। ये किसने कहा, बेन जॉनसन ने इनके विषय में। तो एट्रीब्यूशन इटसेल्फ इज रिपीटेड क्वेश्चन। फिर शादी के विषय में कि 1582 में इन्होंने एनी हैथवे से शादी की, और उस समय इनकी एज 18 साल थी और उस महिला की एज 26 साल थी, 8 साल बड़ी थी। ठीक है, और फिर इनके बच्चों के नाम है, ये हेमनेट और जूडिथ, ये 1585 में होते हैं, और ये सुसाना होती है। और डियर पोचिंग का ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके उसमें की थी, तो उसका नाम था सर थॉमस लूसी। कहाँ पे, चार्ली कोर्ट में ये है। और ये कहाँ पे मिलती है ये कहानी की, ये ऐसा मानते हैं कि ये जब लंदन जो वहां से आए हैं स्ट्रैटफोर्ड से कम एज में ही, उसके पीछे ये कारण था कि इन्होंने क्या किया, पहले तो डियर पोचिंग की, और उसके बाद उसी के घर के बाहर एक मतलब गाना भी लिख के टांग दिया जो उसके चिढ़ाने वाला था। और फिर ये उसको लिख के लंदन भाग गए कि अब तुझे सजा मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन किस सोर्स के थ्रू मिलती है कि ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी बायोग्राफी वगैरह किस किस ने लिखी है। तो लेकिन यहाँ एक फैक्ट है कि ये निकोलस रॉय जो है ये इसका फर्स्ट बायोग्राफर है। ठीक है, ये है। और फिर बाद में स्कॉलर्स को डाउट है लेकिन इस स्टोरी में। कॉमिक रिवेंज ऑन द लूस इज ट्रेडिशनली सीन इन जस्टिस सैलो, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। तो ये एक फैक्ट है कि मतलब फैक्ट ये है कि जब ये जो निकोलस रॉय की कहानी है, तो कुछ लोग तो इसको मतलब ऐसा मानते हैं कि ये हो सकता है मिथ हो। लेकिन जो इनके बाद के जो वर्क हैं, जैसे शेक्सपियर ने अपने जो दो नाटक हैं उनमें जस्टिस सैलो का एक करेक्टर पेश किया है, जैसे द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और हेनरी फोर्थ के पार्ट टू में। तो उसमें एक जस्टिस सैलो नाम का एक मूर्ख और घमंडी जो है ना, वो करेक्टर जज बना के दिखाया है, देहाती जज, मतलब वो सीधी टिप्पणी करना चाहता था सर थॉमस लूसी पे। क्योंकि जो जस्टिस सैलो नाम का जो वो होता है, जज होता है, देहाती जज, उसका जो कोट ऑफ आर्म्स है, कोट ऑफ आर्म्स का मतलब है कि जो उस समय पे सिंबल मिलते थे फैमिलीज को, मतलब जैसे कि ये राजाओं के चिन्ह हैं या बड़े लोगों के चिन्ह होते थे, तो उसके उसमें जो कोट ऑफ आर्म्स में मतलब जस्टिस सैलो पहले करेक्टर बनाया और फिर उसको जज दिखाया, एक मूर्ख और घमंडी जज।
और फिर उसको ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हुए दिखाया जिसमें लूसी नाम की एक मछली का जिक्र है, कि उसमें वो लूसी का चिन्ह बना हुआ है, जो सीधे सीधे ऐसा मानते हैं कि सर थॉमस लूसी पे ये एक तीखा व्यंग्य किया है। और इसमें हिरण चोरी का भी मजाक में जिक्र किया है इसी नाटक में। किसमें? हाँ, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और हेनरी फोर्थ के पार्ट टू में। तो इन दो घटनाओं से ये ऐसा मानते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा। ये इनकी लाइफ से रिलेटेड एक फैक्ट है। अब इनकी जो डेथ की डेट है वो है 23 अप्रैल 1616। ये इनकी डेथ की डेट है, बाई ट्रेडिशन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ। और बरीड इनसाइड द चैंसल ऑफ होली होली ट्रिनिटी चर्च। और मतलब जो उसका परिसर होता है होली ट्रिनिटी चर्च का स्ट्रैटफोर्ड में, वहीं पे इनको बरी किया जाता है, मतलब दफनाया जाता है। और जो उस पे एपिटैफ लिखा हुआ है, एपिटैफ का मतलब है जो उस समाधि पे जो लेख लिखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो वो बनाई जाती है, मतलब डेड बॉडी के ऊपर जो एक वो बना देते हैं स्तूप सा टॉम, तो उस पे ही लिखा हुआ है। तो उसमें ये लिखते हैं कि अच्छे दोस्तों, मतलब भगवान की कृपा के लिए मुझे इसमें से मेरी धूल को या इसको, मेरी हड्डियों को इसमें से मत निकालना, और जो ना निकाले उसका धन्यवाद, और जो निकाले उसको श्राप लगेगा, ऐसे ये लिखता है। ठीक है। तो ये किसी मतलब ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्ति किसी प्ले में नहीं है, बल्कि क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जो इन्हें एपिथेट, मतलब इनको जो उपाधि मिली थी अपने जीवन में, पीरियड्स और ऑथर क्रोनोलॉजी, उसको देखते हैं। तो इनको द बार्ड ऑफ एवन बोलते हैं, क्योंकि ये रिवर थी एवन, कहाँ पे? स्ट्रैटफोर्ड। जैसे आज कोई गंगा के किनारे हो और उसको ये कह दें कि गंगा का कवि है। जैसे पहाड़ों के कोई कवि है, पहाड़ जहाँ पे हैं वहाँ का कोई रहता है तो उसको कह दिया कि ये पहाड़ों का कवि है, प्रकृति का सुकुमार कवि, ऐसे बोल दिया। तो वही है स्थिति है। बेन जॉनसन ने उनकी मृत्यु के बाद उनको स्वीट स्वान ऑफ हेवन कहा था। कंटेम्प्रेरी न्यू हिम द जेंटल शेक्सपियर, ये सब उनके एपिथेट्स थे, है ना। तो एपिटाफ और एपिथेट्स ये भी पता होंगे अब आपको। तो ये एलिजाबेथन एज का जो टाइम है, उसी समय पे उसी समय का कवि ये माना जाता है। और इसको एक रिनाइसे प्लेराइट, क्योंकि ये वो रिनाइसे का ही टाइम है, इसको रिनाइसे का नाटककार माना जाता है। बॉर्न फर्स्ट क्रोनोलॉजी शेक्सपियर जो है, जैसे ये जो अगर आते हैं तो शेक्सपियर 1564, मिल्टन 1608, वर्ड्सवर्थ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले इस टाइप का। तो इसीलिए हमें इनकी टाइमिंग वगैरह अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस भी आपने देख लिए। लेकिन जो मतलब ये नेट के हिसाब से, केवल नेट जेआरएफ के हिसाब से इनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है इसमें। जो हमने वहां पे डिस्कशन कर लिया था वो तो कर ही लिया था, लेकिन उसके साथ साथ में एक ये भी चीज जानने की है कि इनकी जो स्कूलिंग हुई थी ना, वो ज्यादातर क्या थी, लैटिन बेस्ड करिकुलम था उसमें। तो लैटिन बेस्ड करिकुलम था, जैसे हमारे यहाँ मतलब भारत में मान लो कोई पुराना ऐसा विद्यालय हो जहाँ संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ाए जाते हो, तो उस समय पे वहाँ भी लैटिन को पढ़ना, मतलब एक ग्रामर स्कूल में जा करके। तो इन्होंने वहीं ये जो रोम के विद्वान थे, ओविड, वर्जिल, प्लॉटस, टेरेंस, सेनेका, सिसरो, जैसे मान लो भारत में कोई व्यक्ति पहले ही कालिदास को पढ़ ले, है ना, और भास को पढ़ ले, दंडी को पढ़ ले, जो पुराने नाटककार हैं या साहित्य के पुराने विद्वान हैं, उनको पढ़ ले, तो बाद में वो कोई भी लैंग्वेज पढ़ेगा उस पर उसका प्रभाव रहेगा। वैसे ही इन्होंने अपने यहाँ के इन विद्वानों को पढ़ा था। और ये कोई यूनिवर्सिटी विद नहीं था, इसलिए उस समय पे जो यूनिवर्सिटी के विद्वान थे वे लोग इसकी मजाक उड़ाते हैं और इसको अपस्टार्ट क्रो आदि बोलते हैं। ये हम आगे अभी देखेंगे। दिस इज वाइज नॉट अ यूनिवर्सिटी विद। बेन जॉनसन, तभी बेन जॉनसन ने इसके विषय में ये कहा था, स्मॉल लैटिन। ये सारी पंक्तियां बाद में भी आएंगी इसमें, जब अलग अलग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। मैरी किससे की, बच्चे कैसे हुए, ट्विंस हुए, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉस्ट ईयर्स पे हम आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या है लॉस्ट ईयर, मतलब इस समय के बारे में, इनके बारे में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कंटेम्प्ररी रेफरेंस कब मिलता है इनकी लाइफ का, मतलब ये कैसे पता लगता है कि ऐसा भी कोई विद्वान था। तो वो रॉबर्ट ग्रीन उस समय का एक विद्वान है, उन्होंने ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट नाम से एक कंटेंट लिख करके इनकी मजाक उड़ाया। और ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट का मतलब ये है
जैसे हमारे यहाँ मतलब जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, तो उसमें की बहुत छोटी-छोटी यूनिट्स पहले होती थी, आना, रुपया, पैसा, ऐसे ही वहाँ एक कौ जैसे हमारे यहाँ कौड़ी बोलते थे, ऐसे ही वहाँ पे ये एक बहुत छोटी इकाई है करेंसी की, मतलब बहुत छोटी इकाई है ग्रॉट्स। तो ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट का मतलब है जैसे हमारे यहाँ कोई यूँ कहे कि 2 कौड़ी की बुद्धि। एक तरीके से ऐसे ही वहाँ कहते हैं ना कि बस ग्रॉट भर के मूल्य की जिसकी बुद्धि है, विट मतलब दिमाग। तो ये है, तो उसने अपने इसी में इसको अपस्टार्ट क्रो बोला था, ब्यूटीफुल विद आवर फीदर्स, कि ये उड़ता चालू चालू कौवा है जो हमारे पंख लगा के उड़ता है। ये कहते हैं मतलब हम लोगों की नकल करता है और खुद को ये समझता है कि वो शेक्सीन है। शेक्सीन का मतलब कि उसका नाम तो शेक्सपियर, मतलब भाला हिलाने वाला। लेकिन अब वो ये समझता है कि ऐसे ऐसे सीन देता है कि जो पूरा हिला देते हैं लोगों को इन अ कंट्री। दिस प्रूव ही वाज ऑलरेडी रिसेंटेड प्ले, तो ये मानते हैं कि 1592 तक वो एक ऐसा प्लेराइट नाटककार बन चुका था जिससे लोग ईर्ष्या करें। तो ये 1592 उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंट डेट है और ये लॉस्ट ईयर्स हैं, मतलब नो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड। ठीक है, ये है। तो अनुमान लगाते हैं लोग कि शायद इन दिनों में वो स्कूल मास्टर रहा हो, है ना, या मतलब किसी देहात के एरिया में जाके आप कोई सोल्जर या कोई लॉ क्लर्क रहा हो, ये सब अनुमान लगाते हैं, या थिएटर्स के बाहर घोड़े पकड़ के खड़ा रहता हो, मेंबर्स ऑफ टूरिंग कंपनी। ठीक है, ये ऐसे अनुमान लगाते हैं लोग। तो उसके बाद में बात करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है कि फिर 1593-94 में इस टाइप के फैक्ट्स आने की संभावना रहती है एग्जाम में, कि जब प्लेग की वजह से थिएटर बंद हो जाते हैं तो शेक्सपियर ने मतलब ये नैरेटिव पोएट्री लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीस, बोथ डेडिकेटेड टू हेनरी रियूथ हेस्ले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये इनका उस समय का पैट्रॉन होता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का, तो उसको ये, उसका नाम होता है हेनरी रियूथ हेस्ले, इसको ये डेडिकेट करते हैं। तो ये उन दिनों में लिखी हुई है। अब ये दोबारा भी जब हम आगे इस लेसन में पोएट्री डिस्कस कर रहे होंगे तो ये डिस्कशन करेंगे। फिर बात करते हैं कि ये भी डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जैसे बरबास को ज्वाइन करते हैं। बरबास को जब सबसे शुरू में आते हैं तो बरबास कंपनी जो होती है प्लेयर्स की, जैसे हम पहले फैक्ट्स में देख चुके हैं, लेकिन बाद में एक लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन नाम की कंपनी होती है, फाउंडिंग शेयर, उसमें ये अपना शेयर भी डालते हैं और लोग भी मिल करके एक ये कंपनी बनाते हैं। द कंपनी ही स्टे विद फॉर द रेस्ट ऑफ इज, ये कंपनी फिर बाद में नाम भले चेंज हो जाता है लेकिन ये लास्ट तक इसमें रहते हैं। और फिर जब ये, अब ये यहाँ से इसके ग्रोथ का टाइम है, ये काफी बढ़ जाता है और फिर ये कोट ऑफ आर्म्स तक के लिए, मतलब कोट ऑफ आर्म्स भी ले लेता है। कोट ऑफ आर्म्स का मतलब है कि उस समय के बड़े लोग के परिवार या कुल वगैरह जो होते थे वो एक चिन्ह लेते थे, मतलब उनके शस्त्रों पे, उनकी ढाल पे, उनके कपड़ों पे परिवार का चिन्ह बना हुआ होता था। किसी पे गुलाब, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, जैसे आज भी पॉलिटिकल पार्टीज आदि का बना हुआ होता है। तो उसको बोलते थे कोट ऑफ आर्म्स, मतलब शस्त्रों का चिन्ह। तो जो कोट ऑफ आर्म्स था, अब ये क्योंकि खुद को ये थोड़ा छोटी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब पैसा कमा लेता है तो कोट ऑफ आर्म्स भी ले लेता है इन हिज फादर्स नेम, और उसका मोटो जो होता है उस पे लिखा रहता है नॉन सेंज ड्रॉइक, जिसका मतलब होता है नॉट विदाउट राइट, कि ये बिना अधिकार के नहीं है, मतलब हम लोग भी अब बड़े परिवारों से जुड़ने योग्य हो गए, फैमिली बिकेम जेंट्री। और फिर ये 97 में बड़ा घर खरीदता है। और फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फिर ये ग्लोब जो थिएटर है उसको बनवाते हैं। तो कंपनी शुरू होती है लॉर्ड चैम्बरलेन्स में, लेकिन थिएटर बनता है ग्लोब के नाम से। शेक्सपियर वाज बोथ ए शेयर, है ना, तो इन दोनों में शेयरर था इन द कंपनी, कंपनी में भी, एंड ए हाउसकीपर। और जो हाउस बनता है, मतलब ग्लोब, मतलब जो ग्लोब थिएटर की जो बिल्डिंग बनती है उसमें भी ये ओनर बनता है। तो जब ओनर पार्टनरशिप होगी तो टिकटें बिकेंगे, उनसे और पैसा आएगा। और फिर यही जो होता है, जेम्स फर्स्ट जो राजा बनता है वो इस कंपनी का बाद में पैट्रॉन बन जाता है, कंपनी और का नाम बदल जाता है, जो कभी चैम्बरलेन्स मैन थी वो क्या बन जाती है अब, किंग्स मैन। और 1609 में कंपनी फिर ब्लैक फ्रायर के नाम से क्या बनाती है, एक इंडोर विंटर थिएटर बनाती है। तो सोनेट्स पब्लिश्ड प्रोबेबली विदाउट दिस ऑथराइजेशन, और उस उन्हीं दिनों में इनके जो सोनेट्स है ना, जो ये जो खुद की निजी जीवन से रिलेटेड थे ज्यादातर,
उनको कोई मतलब इन्हीं के नाटक कंपनी में से कोई निकालता है और बाहर लीक कर देता है और वो इनको पब्लिशर इसको पब्लिश कर देते हैं। लेकिन एक ये फैक्ट है, फिर ये फैक्ट्स जितने भी इनमें से कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो दोबारा भी रिपीट होंगे, मतलब जब इन पे अलग अलग डिस्कशन हो रहा होगा। और 1610 to 13 gradual retirement of Stratford last pledge written some in collaboration with John Fletcher। और धीरे धीरे ये मतलब 10 से 13 तक रिटायरमेंट लेकर के स्ट्रैटफोर्ड जाता है, और लास्ट प्लेज जो है इनके हेनरी एट्थ है, टू नोबल किंग्समैन है, और द लॉस्ट कार्डेनियो है, ये भी हम आगे डिस्कशन करेंगे दोबारा। तो वो किसके, जॉन फ्लेचर के साथ में इन्होंने लिखे थे। और फिर 1616 में है ना, 1564 में जन्म होता है, और 1616 में 23 अप्रैल को इनकी डेथ हो जाती है। सेम कैलेंडर डेट एज द सर्वेंटेज। ये एक बड़ा कवि था स्पेन का, उसको भी इसी तारीख को मानते हैं। और फिर ये बरी किया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में। स्ट्रैटफोर्ड इज विल फेमसली लेफ्ट एनी हाथवे सेकंड बेस्ट बेड, और अपनी पत्नी के लिए जो 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 जिस बेड को ये यूज करते थे, उस टाइम पे वहाँ ये परंपरा होती थी, जो फर्स्ट बेस्ट बेड होता था वो गेस्ट के लिए रहता था, और कपल्स ये यूज करते थे। तो ये अपनी पत्नी को वसीयत में ये सेकंड बेस्ट बेड मतलब एक प्रेम के प्रतीक के रूप में छोड़ के जाता है। फर्स्ट फोलियो पे हम अलग से डिस्कशन पूरा करेंगे, वो 1623 में पब्लिश हुआ था। ये एक अलग ही टॉपिक है, 7 years आफ्टर हिज डेथ। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो सिर्फ बहुत बेसिक क्वेश्चंस इससे आते हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड। तो ये कोई यूनिवर्सिटी विट नहीं था, शेक्सपियर इज नॉट ए यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट पे पूरा अलग से एक लेसन होगा। लिली, पील, लॉस, ग्रीन, मार्लो, नेस ऑल हैड ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिग्री, क्योंकि ये रखते थे, इसीलिए ये सारे यूनिवर्सिटी विट हैं। ग्रीन ने इनको अप स्टार्ट प्रो कहा था। अटैक रिसेंटमेंट ऑफ ग्रेजुएट टुवर्ड ग्राम, कि एक छोटे से ग्रामर स्कूल का बंदा और ग्रेजुएट्स को चैलेंज कर रहा है, तो वो इससे इनसे जल रहे थे, ईर्ष्या रख रहे थे। और बस ये इनकी लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। अब मिल अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फिर, अभी कुछ थोड़े बहुत और इनकी लाइफ से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे, या तो वो डिस्कशन करेंगे, और नहीं तो ये फर्स्ट फोलियो डिस्कशन करेंगे। जो कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिवीजन और डिस्कशन के साथ एक बार फिर देख रहे हैं। कि एक तो जो इनकी लाइफ का ये लॉस्ट ईयर बोला जाता है 1585 से, तो इसका मतलब ये है कि उस समय जी कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये वही टाइम था जो उनके जुड़वा बच्चे हुए 1585 में, तो उनके नामकरण आदि का जो डिस्कशन मिलता होगा हेमलेट और जूडिथ का। लेकिन 1592 में फिर लंदन में जब मतलब ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट नाम से रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा उनका उनके बारे में कहा जाता है, लंदन के जो मतलब टाइम उनका स्टार्ट होता है, तो उन दोनों के बीच में ये जो 7 ईयर का पीरियड है, इसमें इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। फिर जो अनुमान ऐसा लगाते हैं कि या तो ये कोई देहात में मास्टर रहे थे, और ये भी अनुमान किससे लगाते हैं, ये होलो फर्निस नाम का क्या होता है, एक लव्स लेबर्स लॉस्ट इन्हीं का एक प्ले है, लव्स लेबर्स लॉस्ट। उसमें होलो फर्निस नाम का एक क्या होता है, किताबी स्कूल मास्टर होता है, जो काफी उबाऊ है, केवल बुक्स बुक्स वाला। तो उससे ही अनुमान लगा लेते हैं कि शेक्सपियर ने शायद अपने बारे में ऐसा लिख दिया होगा। लॉयर्स क्लर्क, इसके यूं अंदाज लगाते हैं कि काफी मतलब ऐसे कानूनी शब्द इसने लिखे हैं, तो लेकिन ये सब चीज प्रूव नहीं है, तो ये कोई मतलब पक्का नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले क्या की थी, लंदन आके एक्टिंग शुरू की थी। तो एक्टिंग की थी मतलब पहले वो अभिनेता बना, हाँ, सीधा कोई बड़ा लेखक नहीं बन गया। तो पहले बनता है एक एक्टर, छोटे मोटे रोल करता है लंदन में आके नाटकों में, और फिर दोबारा करता है दूसरा काम करता है रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्लेज, मतलब दूसरों के जो पुरानी या कमजोर नाटक जो है ना, उनकी स्क्रिप्ट को सुधारने और उन्हें चमकाने का काम करते हैं। और फिर तीसरा इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट बनता है। तो इसी के हिसाब से ये हम इनके वर्क्स को भी देखेंगे, तब भी ये कंटेंट दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और इनके जो फर्स्ट प्लेज हैं, जैसे अभिनेता के रूप में जो इन्होंने काम किया था ना, तो वो कैसे किया था, जब जैसे 3 चरणों में नाटककार तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग भी सारी उम्र करते रहे, और ज्यादातर गंभीर या बुजुर्गों के रोल करते थे ना।
एक्टर टाइटल द घोस्ट इन हेमलेट, जैसे राजा का जो पिता होता है ना, वो मुख्य रूप से जैसे हेमलेट में राजा के भूत था, है ना, और एज यू लाइक इट में वफादार एक बूढ़ा आदमी होता है एडम, उसकी भूमिका करता है एडम इन एज यू लाइक इट, नेवर काउंटेड अमंग द स्टार परफॉर्मर्स। तो ये है इसमें तो वो घोस्ट इन हेमलेट और एडम इन एज यू लाइक इट। और इनको स्टार एक्टर नहीं माना जाता, क्योंकि वो रिचर्ड बर्बेज या विलियम केम्प की तरह कभी भी अपने समय का मुख्य या स्टार अभिनेता नहीं माना गया। ठीक है, नेवर काउंटेड अमंग द स्टार परफॉर्मर्स। तो उस टाइम के कौन थे मुख्य? वो रिचर्ड बर्बेज, जो इन्होंने बर्बेज कंपनी ज्वाइन भी की थी आकर के, तो वो कौन था? रिचर्ड बर्बेज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि उस टाइम कौन था, मतलब मुख्य वो एक्टर कौन कौन से टाइम के कौन से थे। तो ये रिचर्ड बर्बेज जो है ये बहुत बड़ा स्टार था उस टाइम पे ना, रिचर्ड बर्बेज। तो या विलियम केम्प, ठीक है, तो इनकी तरह ये खुद को नहीं मानते थे। अब बात करते हैं फर्स्ट प्ले की। तो पहला नाटक जो है इनका वो हेनरी फोर्थ का पार्ट वन है। ठीक है, और अधिकांश विद्वानों की जो आम सहमति के अनुसार यही इनका पहला नाटक माना जाता है, बाय जनरल कंसेंट हेनरी सिक्स पार्ट वन। हेनरी फोर्थ नहीं, हेनरी सिक्स पार्ट वन। और ये कब लिखा है इन्होंने? 1590 से 90, पॉसिबल कोलाबोरेशन विद मार्लो एंड नेस, ऐसा अनुमान लगा के इसके साथ का। और जो कंपनी है उसमें हमने बात कर ही ली थी कि इन्होंने 19 ये बर्बास के बाद में जब ये खुद की जो कंपनी बनाते हैं, ये फाउंडिंग शेयर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, तो ये हमने डिस्कशन कर ही लिया। और 1603 में किंग्स मेन मतलब राजा खुद इसका पैट्रन बन जाता है, इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, और चैम्बरलेन्स मेन अंडर एलिजाबेथ और किंग्स मेन अंडर जेम्स। तो चैम्बरलेन्स मेन कब थी? ये जब एलिजाबेथ का शासन है, लेकिन 1603 में जैसे ही एलिजाबेथ का शासन ये इसके पास जाता है, तो जेम्स फर्स्ट जो है ना वो वन कंपनीज एंटायर करे, यही कंपनी इनकी रहती है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि थिएटर्स और ये ग्लोब ब्लैक फायर्स वगैरह पे, तो इन्होंने खुद का ये ग्लोब बनवाया था, थिएटर बिल्ट 1599 ऑन बैंक साइड वाइज ऑन प्लेइंग कंपनी, नदी के किनारे ओपन एयर पब्लिक प्ले हाउस ऑफ द ग्रेट ट्रेजिडीज। ठीक है, और मतलब बड़े बड़े नाटक जो हम इनके आगे भी पढ़ेंगे ग्रेट ट्रेजिडीज को, उनके लिए। और ब्लैक फ्रायर इन्होंने एक्वायर किया था, खरीदा था 1608 में, इंडोर प्राइवेट थिएटर। तो ये भी अंतर पता होना चाहिए, ग्लोब जो था वो ओपन थिएटर था और ये इंडोर था। शेक्सपियर दोनों में अपना शेयर रखते थे। और ग्लोब में इनके में आग लग गई थी कब? 1613 में, स्टेज कैनन फायर ड्यूरिंग हेनरी एट्थ के सेट पे आग लग गई। तो ये था, तो ये ध्यान रखना है। और ये उस समय का एक ये भी फैक्ट है कि हु ऑन द स्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट्स थी ना, वे स्क्रिप्ट्स का जो मालिक है वो कौन होता था? इन शेक्सपियर्स टाइम अ सोल्ड स्क्रिप्ट बिलोंग टू द एक्टिंग कंपनी। तो उनका मालिक जो है ना वो होता है, लेख राइटर वगैरह नहीं होता था। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है नेट में। ठीक है, नोट टू द प्ले राइट, why he never published his own play, why pirated bad quartos appeared and why the first folio। ये फर्स्ट फोलियो जब डिस्कशन करेंगे तो ये अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि उस समय पे why he never published his own plays, उसने अपने जो प्लेज है वो क्यों नहीं पब्लिश करवाए, और उस समय पे बैड क्वार्टोज जो पायरेटेड थे वो दिखाई दिए, एंड वाई द फर्स्ट फोलियो 1623 में क्यों आया, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब बात करते हैं शेक्सपियर ऑन स्टेज आफ्टर शेक्सपियर। एक्टर सेंचुरी लेडर थॉमस बैटरटन ने रिस्टोरेशन एज में, डेविड गैरिक जो है ये इस टाइम पे, हेनरी इरविंग 19th सेंचुरी पे, और जॉन ये जीएल गुड ये 20th सेंचुरी पे। तो ये अलग अलग टाइम के एक्टर्स की बात की गई है। अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। तो ग्लोब थिएटर ओपन डे अब हम डिस्कशन कर चुके हैं 1599 में, ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन 1613 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर इज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड? ग्लोब, ग्लोब में जो है ना ये परफॉर्म किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय वेयर
मास्टरपीस वर्क फर्स्ट परफॉर्म। जो ये वुडन ओ डाल दिया, ये एक अलग से मतलब भ्रमित करने के लिए फैक्ट डाला हुआ है। इसकी असलियत ये है, ये जो लिखा हुआ है ना ट्रैप, वुडन ओ, वुडन ओ इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्ले हाउस इन द प्रोलॉग टू द हेनरी फिफ्थ। जब हेनरी फिफ्थ जो नाटक है, प्ले है, इस प्ले को जब मतलब जब शुरुआत होती थी नाटकों की, तो उनमें कॉरस मतलब कुछ लोगों का एक समूह कुछ बोलने के लिए स्टेज पे आता है। तो वो स्टेज पे आता है तो वो एक बात बोलता है कि जो हेनरी फिफ्थ जो राजा है, उसने एजिनकोर्ट की लड़ाई लड़ी थी। और जब वो इतनी बड़ी लड़ाई फ्रांस और उसके बीच में होती है, तो कॉरस ये कहता है कि मतलब इस लकड़ी के ओ में, वुडन ओ का मतलब यहाँ पे है कि इस छोटे से थिएटर में जो ओ शेप का बना हुआ है, इसमें इतना बड़ा युद्ध कैसे थोड़ी देर में ही दिखाया जा सकता है। इट इज नॉट द नेम ऑफ एनी कंपनी और थिएटर, ये किसी कंपनी का नाम और ये नहीं था, ये केवल साइन बताने के लिए था। ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। तो इसमें ब्लैक फ्रायर्स में जो क्या था, इंडोर थिएटर था। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ऑन द राइट टू ए थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, कौन रखता था, है ना? तो वो रखता था एक्टिंग कंपनी। कौन राइट्स किसके पास होते थे, जो थिएटर में स्क्रिप्ट चली गई, तो ऐसा नहीं कि वो अब राइट उसके हट गए, तो जिस कंपनी ने ले लिया ले लिया। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। तो वो हेनरी सिक्स का पार्ट वन, ठीक है, जिसकी टाइमिंग भी हमने अभी देखी थी 1990 से और 1992, ये इनका पहला जो है ना क्या है, फर्स्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ। मैच द शेक्सपियरन एक्टर्स विद देयर पीरियड, तो ये इनके सामने लिखे हुए हैं कि जो डेविड गैरिक है ना, वो कब के हैं, ये कब के हैं, ये कब के हैं, ये कब के हैं, ठीक है। तो ये इनको ऐसे करके आप ये क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। एग्जाम्स में ये भी काफी पूछा जाता है कि मतलब किसने किसके विषय में क्या कहा। तो एक ये तो ये शॉर्ट टेबल है ये वाली ना, कि हु सेड व्हाट अबाउट यू, ओनली रिवीजन के लिए कि अब स्टार्ट करो, है ना। हेनरी केटली ने, बेन जॉनसन ने इनके विषय में ये कहा था, विलियम बेसी ने, जॉन मिल्टन ने, थॉमस हेवुड, वोल्टेयर, गोथी, एसटी कॉलरिज। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो क्योंकि क्रिटिसिज्म का पार्ट भी है तो उस पे हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो रॉबर्ट ग्रीन का अटैक है ना, ये खूब पूछा जाता है। तो कुछ कुछ जो इजी और जरूरी टॉपिक्स हैं वो लाइफ के साथ ही रिलेट कर लेते हैं। और रॉबर्ट ग्रीन का जो अटैक है ना, उसको देखते हैं एक बार कि वो उन्होंने अ, मतलब क्यों किया था। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं कि वो क्यों करते हैं रॉबर्ट ग्रीन का अटैक। एक तो ये कब होता है, 1592 में। तो ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, दो तीन, एक तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम से ही मतलब उनको माना जाता है कि हाँ ये एक लेखक के रूप में अपनी पहचान, एक्टर लेखक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, है ना। तो ये एक तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन के अटैक से ही उनके सामाजिक जीवन की पहचान की शुरुआत होती है, शेक्सपियर के, ठीक है। तो तो वो किस में लिखा था इन्होंने, वो टेम्पलेट का नाम ये था, ग्रॉट्स वर्क ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, 1592 में, रिटन ऑन ग्रीन्स डेथ बेड। और ये उन्होंने लिखा था बिल्कुल जब बीमार थे रॉबर्ट ग्रीन, अंतिम दिनों पे बिस्तर पे लेटे हुए हैं। और लेकिन प्रकाशित कब हुआ, पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, ना, तो रॉबर्ट ग्रीन की मृत्यु के बाद। तो अब बात करते हैं उन्होंने कहा क्या क्या। तो तीन बड़े हमले किए थे। एक तो ये कहा था अप स्टार्ट प्रो ब्यूटीफाइड, है ना, विद अवर फीदर्स की। हाँ, एक तो ये वाला हमला किया था कि जो दूसरों के मतलब यानी यूनिवर्सिटी विट्स के सुंदर पंख उधार लेकर के सज के आए, ऐसा कोआ है। और ग्रीन का आरोप था कि शेक्सपियर मौलिक लेखक नहीं है, यानी वे यूनिवर्सिटी जो विट्स हैं उनके पुराने नाटकों को, विचारों को चुरा करके, सुधार करके ही अपने नाम से चला रहे हैं। और दूसरा क्या कहा था उसने, उसको जोहान्स फैक्टोटम ये भी कहा था, है ना, जोहान्स फैक्टोटम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैसे अपन हिंदी में बोल देते हैं ना, हर फन मौला, मतलब जो किसी काम को बहुत परफेक्टली तो जानता ना हो, लेकिन जानता बहुत कुछ हो, सब कुछ जानता हो थोड़ा थोड़ा।
तो वो होता है ये जोहान्स फैक्टोटम। लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द है ये, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना, मतलब जो सब कुछ सब काम को थोड़ा बहुत जानता हो पर किसी में मास्टर ना हो। क्योंकि शेक्सपियर क्या है, एक्टिंग भी करता है ना, नाटक सुधारता भी था, खुद भी लिखता था। इसीलिए ग्रीन ने उसका मजाक उड़ाया कि ये आदमी हर चीज में टांग अड़ाता है, और इसीलिए वहां पे ये कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो एक तो ये वाली बात हुई, और एक अटैक ये किया, आल्सो मॉक्ड हिम विद टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर साइड, कि ये ना नाटककार की खाल में एक लालची बाघ छुपा हुआ है। पैरोडी ऑफ ए लाइन, ये खुद इन्हीं की लाइन थी, हेनरी सिक्स की। शेक्सपियर ने हेनरी सिक्स में ये लाइन लिखी थी, मतलब जो, अगर इसकी हिस्ट्री देखते हैं ना, तो ये पैरोडी ही है। शेक्सपियर का नाटक है हेनरी सिक्स, उसका जो पार्ट 3 है, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो यॉर्क का जो ड्यूक है ना, उसने मार्गरेट के लिए कही थी, कि ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए विमेन्स हाइड, कि वो महिला की खाल में ना एक बाघ छुपा हुआ है। तो शेक्सपियर ने इसी को बदल दिया, विमेन की जगह बस प्लेयर लिख दिया, इतना किया उसने ना। तो इस हम अगर ये देखें कि रॉबर्ट ग्रीन के इस ये जो पूरे अटैक हैं, इनका वो सब क्या है, इसका महत्व क्या है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि द फर्स्ट ऑथेंटिक रेफरेंस टू शेक्सपियर एज ए लंदन एक्टर प्ले राइट। बस इससे पहले उसका कोई भी ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं मिलता कि वो कहाँ एक्टिंग करते हैं शेक्सपियर, कहाँ हुआ है क्या हो रहा है, इससे मिलता है। और इन्होंने टारगेट भी किया था हेनरी सिक्स प्ले को ही, है ना, द अटैक टारगेट। तो ग्रीन वाज ए यूनिवर्सिटी विट, द स्नीयर इज दैट ए यूनिवर्सिटी मैन अगेंस्ट ए अनएजुकेटेड एक्टर डेयरिंग टू राइट प्ले, तो इसीलिए वो ऐसा लिख रहे होते हैं। तो ये इसका मेन जो है ना वो है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ग्रीन तो खुद यूनिवर्सिटी विट है, लेकिन अब इसको इसको जो प्रिंट कौन करता है, ये जो पैम्पलेट है उसको करता है ये हेनरी केतली, या चैटल कुछ बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है ना वो पब्लिश करता है, लेकिन फिर ये पब्लिशिंग इश्यूड एन अपोलॉजी, फिर माफी भी मांगता है, विद द ट्रिब्यूट द जेंटल शेक्सपियर, बाद में कहता है कि शेक्सपियर तो जेंटल है, इस उपाधि के साथ, है ना, अ, इस एपिथेट के साथ ना, मतलब उनको ये बोलता है कि द जेंटल शेक्सपियर, और माफी भी मांगता है जेंटल। तो ये इनका मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और फिर उसके बाद में जैसे अब ये जो हमने अभी पढ़ा, अब इस पे पहले के भी कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चंस देखें, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज ए लंदन प्लेराइट, ही वाज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट प्रो बाई, तो किसके द्वारा, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोहान्स फैक्टोटम, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो हमने अभी पढ़ा, तो ये भी रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। फिर जैसे ये है, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर साइड अबाउट शेक्सपियर, तो वो भी कौन है, रॉबर्ट ग्रीन। और हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है। तो अभी हमारा बेन जॉनसन के ट्रिब्यूट को भी पढ़ लेते हैं। तो हालांकि जो क्रिटिसिज्म का पार्ट है उसमें शेक्सपियर के जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं उनको हम अलग तरीके से अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ भी देखते हैं। बेन जॉनसन ने कहाँ पे इनकी प्रशंसा की है, तो सबसे पहले की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट फोलियो, मतलब इनके जो नाटकों का सबसे पहला संग्रह जो इनकी डेथ के 7 साल बाद छपा था, तो उसका इन्होंने क्या प्रस्तावना जिसको बोलते हैं ना, जैसे मतलब कोई बुक के सबसे पहले पेज पे जो लिखा जाता है, तो उसमें इन्होंने लिखा था प्रीफेटरी पोयम, उसका प्रीफेस लिखा था। तो उसमें इनकी मतलब शेक्सपियर को जो श्रद्धांजलि संदेश है ना, उस पे ये इन्होंने कहा उसमें। फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर के नाटकों का जो संग्रहित प्रकाशन है, उसकी प्रस्तावना में बेन जॉनसन ने क्या लिखी, एक लंबी कविता लिखी, और उसमें शेक्सपियर की जम के तारीफ की। क्या क्या कहा उनको, स्वीट स्वान ऑफ हेवन, तो ऐसी पंक्तियां आती कि ये किसने कहा है ना, सोल ऑफ द एज, है ना, कि ये उस काव्य के जो समय था उस समय की आत्मा है। द अप्लाउज,
कि जहाँ ताली ताली बजती है इनके लिए, प्रसन्नता ही प्रसन्नता फैलाने वाला, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ऐसी ऐसी पंक्ति इन्होंने कही। सेम पोयम क्रेडिट्स हिम विद, और उसी पोयम में ये लाइन भी कही है कि वैसे एक दोस्त की तरीके से, जैसे मतलब उन पे ये कटाक्ष भी किया कि वो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि मतलब उसको लैटिन भाषा का बहुत कम ज्ञान था और ग्रीक भाषा का भी, लेकिन चौसर और स्पेंसर के बगल में उसको स्थान मिलना चाहिए, है ना। एंड आस्क हिम टू राइज टू बी लॉस्ट बिसाइड चौसर और स्पेंसर, मतलब इसके लिए ये तैयार है, खड़ा हो रहा है, इतना मतलब वो है, ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इन टिम्बर और डिस्कवरीज, और जो बेन जॉनसन की ये एक प्रोज रचना है जिसमें शेक्सपियर के प्रति उन्होंने अपने विचारों को काफी ईमानदारी से लिखा है। किसमें? टिम्बर और डिस्कवरीज, जिसको टिम्बर बोलते हैं, डिस्कवरीज। तो उसमें वो क्या कहते हैं, आई लव द मैन ऑन दिस साइड आइडलेटरी, मतलब मैं जॉनसन लिखा, मैं उस व्यक्ति से इतना प्यार करता था और उसकी स्मृति का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना कि मूर्ति पूजा की सीमा से ठीक पहले किसी का किया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब ऑन दिस साइड आइडलेट्री, की बिल्कुल अंधभक्त भी नहीं हूँ, लेकिन ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, स्वभाव की भी उसने प्रशंसा की। तो ऐसे करके अब ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को कभी किसी के नाम से कभी किसी के नाम से एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। अब जो दूसरे लोग हैं, जैसे ये विलियम बासी, जॉन मिल्टन और थॉमस हेवुड, इनके विषय में इन्होंने क्या कहा है उनके विषय में, इनके बारे में भी पूछ लेते हैं कोटेशन डाल डाल के ना। तो इससे तो विलियम बास की एक शोक कविता है, तो जो ये इनकी शोक कविता है विलियम बासी की, इसमें ये क्या कहते हैं, पहले कहते हैं कि शेक्सपियर शुड स्लीप बिसाइड चौसर, एंड कि इसको तो वहां होना चाहिए था, मतलब मृत्यु के बाद भी ये उन लोगों की महानता जितनी ही महानता रखता है, और इनको उसी में ही वहीं दफन किया जाना चाहिए था। कहाँ? चौसर और स्पेंसर के पास ही। लेकिन कहा कि नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये उससे पहले ही कहाँ पे अपना जो इनका गृहनगर होता है स्ट्रैटफोर्ड, तो वहां पे हो जाते हैं, इसलिए कहता है स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन स्लीप एलोन, कोई नहीं, आप इतने बहादुर ट्रेजेडियन हो, अकेले ही सो जाओ, ऐसे ये कहता है। और ये पहले यूपीटीजीटी में ये पूछी जा चुकी है ऐसी पंक्तियां, तो ऐसी ऐसी पंक्तियां इनके बारे में आती है। जॉन मिल्टन के बारे में क्या कहते हैं, जॉन मिल्टन को भी देख लेते हैं। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर की जो तारीफ में दो बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश और कविताएं लिखी हैं। ठीक है, एक तो क्या लिखी, एल अलेग्रो कविता, कौन सी? एल एलिग्रो, एक तो ये कविता लिखी है ना। और तो पहले ही देखते हैं एल एलिग्रो में वो क्या कहते हैं, स्वीटेस्ट शेक्सपियर और फैंसी चाइल्ड, मतलब सबसे प्यारे शेक्सपियर या कल्पना की संतान। फैंसी का मतलब है इमेजिनेशन, जो नया इमेजिनेशन करता है व्यक्ति, वो इतने वो नई नई इमेजिनेशन लाता था। मतलब शेक्सपियर ये मानते थे, ये सॉरी जॉन मिल्टन ये मानते थे कि वो क्या था, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, जिन्होंने ये सब इनके बारे में लिखा। और ये कहाँ छपा? सेकंड फोलियो में, मतलब जो इनका काव्य जो इनके नाटकों का संग्रह था, जब वो दोबारा छपा 1632 में, तब उसमें ये जॉन मिल्टन के स्टेटमेंट उसमें डाले गए। एक तो इनकी कविता कौन सी है, ये एल एलिग्रो, और दूसरी ऑन शेक्सपियर 1630 में। इसमें इसमें वो क्या बोलते हैं इनको, डियर सन ऑफ मेमोरी और ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ऐसी ये डायरेक्ट पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इनको ये स्मृति के प्रिय पुत्र कहते हैं या कीर्ति के महान उत्तराधिकारी। तो ये 1630 में लिखी थी मिल्टन ने कविता, लेकिन ये पहली बार छपी कब थी? 1632 के सेकंड फोलियो में बिना नाम के छापी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि मिल्टन की ये कविता किस फोलियो में छपी थी। फिर बात करते हैं थॉमस हेवुड। तो थॉमस हेवुड कैसा विश्लेषण करते हैं इनका? कहते हैं मेलीफ्लुअस शेक्सपियर, मेलीफ्लुअस बोलते हैं कि मतलब मधुर या शहद जैसा मीठा इसको। हेवुड ने शेक्सपियर की जो भाषा है,
संवादों की जो मिठास है और जो उनके जो डायलॉग्स की जो स्वीटनेस है और जो उनकी लिरिक्स हैं, उनके कारण ही उसको क्या कहा है, मधुर भाषी शेक्सपियर ये कहा है। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं कि हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। पीछे आ चुका था ये, बेन जॉनसन ने ये कहा था। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। तो ये कहाँ से उठाया, तो ये जो पंक्तियां हैं जॉन मिल्टन की ही प्रसिद्ध कविता है जो उन्होंने 1630 में लिखी, ऑन शेक्सपियर। उसकी ये शुरुआती लाइन है, जो उनकी पोयम है उसकी ये शुरुआती लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। किसकी, ये पोयम होती है इनकी ऑन शेक्सपियर, ठीक है। तो ये इसमें से इसमें लिखी हुई है और ये कब की है, ये है आपकी 1630 की। इसका हम अभी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके, जो एल एलिग्रो और 1613 दो कविताओं में उन्होंने इनकी प्रशंसा की है। और ये सेकंड फोलियो में छपी थी ये वाली तो, ठीक है, ऑन शेक्सपियर। फिर अगला क्वेश्चन है, हु क्लेम्स इन हिज सोनेट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ फाइनेंशियली ब्रेव ट्रेजेडियन। तो जबकि अभी हमने पढ़ा था ना कि ये जो विलियम बस्सी हैं, ये कहते हैं कि वैसे तो इनको कहाँ, मतलब चौसर के बराबर में लिटाना चाहिए, लेकिन और स्पेंसर के, लेकिन क्योंकि इनकी पहले ही इनको ये अपने गृहनगर में जा चुके हैं तो कहते हैं शाबाश ट्रेजेडियन, ठीक है तुम अकेले ही लेटो। तो ये विलियम बासी का स्टेटमेंट है। अच्छा फिर है, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट, के स्वीटेस्ट किसने कहा इसको, तो स्वीटेस्ट किसने कहा है, स्वीटेस्ट कहा है मिल्टन ने। अभी अभी हमने मिल्टन को पढ़ा था ना कि अपनी एल एलिग्रो में वो कहते हैं स्वीटेस्ट शेक्सपियर। फैंसी चाइल्ड मतलब कल्पना के बच्चे, इनका इमेजिनेशन इतना हाई था। हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, द अपलाउज, द डिलाइट। तो ये सब कौन कहता है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने जो प्रस्तावना में अपनी जो पोयम लिखी थी, जो फर्स्ट फोलियो, मतलब इनके नाटकों का पहला संग्रह, जिसको हम अलग से एक टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, शेक्सपियर के नाटकों का संग्रह। तो उसकी उसमें जो उन्होंने उसका प्रीफेस में उसकी प्रशंसा में जो एक काफी बड़ी पोयम लिखी थी, तो उसमें ये लिखते हैं बेन जॉनसन। फर्स्ट फोलियो जो उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है 1623 में, आफ्टर डेथ 7 years, ठीक है, 7 साल की उसकी मृत्यु के बाद, शेक्सपियर की मृत्यु के बाद, तो बेन जॉनसन ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज, ये कौन कहता है, तो ये भी कौन कहता है, बेन जॉनसन, ये भी बेन जॉनसन ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। ये कहते हैं जर्मनी के महान लेखक होते हैं गेटे, वो शेक्सपियर के नाटकों से बहुत प्रभावित होते हैं, तो ये हैं ना गेटे सर। तो ये स्टेटमेंट बोलते हैं। अलग से हम पूरे क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे टॉपिक को, तो उसमें ये दोबारा भी डिस्कस होने हैं। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, है ना। हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, तो ये कौन कहते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें ये आते हैं। और इनको हमने ये जो शेक्सपियर का लाइफ वाला पार्ट है उसमें कवर करने की कोशिश की है। फिर आगे अब हम इसके फोलियो पे डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले एक कोई मतलब इसमें पार्ट्स रह तो नहीं गया, ये भी एक बार देखता हूँ। ये दो छोटे छोटे से फैक्ट्स और हैं जो हमें साथ में ही जान लेने चाहिए कि इनकी जो ये 23 अप्रैल जो डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो चर्च में इनको बैप्टाइज किया गया था कब, 26 अप्रैल 1564 को। तो ये मानते हैं कि ये लगभग 3 दिन बाद होता है ये संस्कार। क्रिश्चियनिटी में ये सबसे पहला संस्कार होता है एक तरीके से जो ईसाई बनाया जाता है। ये मानते हैं ये पिछले जन्म के सारे जो पाप है ना वो धुल गए, कुछ पानी लेकर के उस पे डालते हैं या फिर जल में स्नान करवाते हैं और कुछ प्रेयर्स वगैरह वो जो बिशप होते हैं या प्राइस्ट होते हैं वो पढ़ते हैं।
तो एक तो ये वाला फैक्टर, एक दूसरा इनकी शादी से जुड़ा हुआ फैक्ट है, वो ये है कि जो इनकी शादी होती है वो इस महिला से होती है, उसका नाम होता है एनी हैथवे, और वो खुद, ये खुद 18 साल के होते हैं, वो महिला 26 की होती है। और एक स्पेशल लाइसेंस लेकर के ये शादी होती है बहुत जल्दबाजी में। तो इसके पीछे ये अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि उस समय ये परंपरा होती थी कि जो भी कोई शादी कर रहा है तो उसको चर्च में 3 संडे तक लगातार अपनी शादी की घोषणा प्राइस्ट पे करवानी होती थी, ताकि कोई मतलब गलत तरीके से शादी ना कर रहा हो। लेकिन इन्होंने एक लाइसेंस लिया और कुछ पैसे दे करके, और वो केवल एक ही संडे उद्घोषणा करते, अगले दिन शादी कर ली। तो ये मानते इसके पीछे कारण था कि ये जो लेडी थी ये खुद कुछ महीनों की प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट लेडी मतलब इन ये दोनों पहले से ही साथ थे, और की प्रेगनेंसी डिस्क्लोज ना हो इसलिए इन्होंने शादी कर ली, और शादी के 6 महीने बाद ही इनकी इस बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था ये सुसन्ना, बॉर्न 6 मंथ आफ्टर द मैरिज। और फिर ये मतलब उसके 2 साल बाद ये ट्विंस होते हैं, और बाद में इनका ये बच्चा भी 11 साल की एज में डेथ हो जाती है इसकी, तब ये फिर ज्यादा भयंकर भयंकर ट्रेजेडी लिखते हैं। ये सब हमारा आगे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो इनका जो लाइफ वाला पार्ट है वो हमने इस मतलब वीडियो में कवर किया है, तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे और तो काफी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जो पीवाईक्यूज भी हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो हमने लगभग सब सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।